हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है परविंदर सिंह। पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेज वीकली इस प्रथम श्रृंखला के 7वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और डेवलपमेंट का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और इनसे संबंधित हम 20 क्वेश्चंस को इसके अंदर सोल्व करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1971 में अपनी पुस्तक टूवर्ड्स ए पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में किसने किया। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैंने जिस तरीके से फ्रेम किया है, मैं पहले थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इसका प्रयोग 1920 में अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया, और मैंने ये भी बताया था, और अर्नोल्ड टॉयनबी, इनकी बुक का नाम है स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1934, और इन्होंने 1970 के पश्चात प्रचलित होने वाली, जो ये 1970 के बाद प्रचलित हुई है पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द या पोस्ट मॉडर्निज्म की जो विचारधारा है, इसके पश्चात प्रचलित होने वाली अतार्किक चिंतन की लोकप्रियता और उदार व्यक्तिवाद के पतन का इतिहास लिखते हुए 1920 में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन इस शब्द का प्रयोग 1970s के बाद जो है काफी इंपॉर्टेंट माना गया, और उसके अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का इस्तेमाल करते हुए टूवर्ड्स ए पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बुक जो है वो इहाब हसन ने लिखी। पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड टॉयनबी ने। उनकी बुक का नाम था स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1934, और अब 1970s के बाद में 1971 में टूवर्ड्स ए पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बुक आई, जिसके अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, और यह बुक थी इहाब हसन की। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, ये कृति किसकी है, यानी कि ये पुस्तक किसकी है? तो ये है एल लियोटार्ड, जिसको लियोटार्ड भी कहते हैं, लियोटार्ड भी कहते हैं, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप समझिए। ये फ्रांस के थिंकर हैं, और इन्होंने कहा कि तकनीक के द्वारा प्रगति हुई है, और ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कुछ विचारक दिए हुए हैं और उनकी पुस्तकें दी हुई हैं, हमें इनका सही मिलान करना है। डेरिडेरियन की बुक का नाम है ऑन डिप्लोमेसी। RBJ वॉकर की बुक का नाम है मैनी वर्ल्ड्स। माइकल सेपिरो की बुक का नाम है पोस्ट मॉडर्न रीडिंग्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1981, और डेविड हार्वे की बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी 1989। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति का अस्तित्व अनिवार्यतः ही तर्क के ऊपर आधारित स्वतंत्र निर्णय को भ्रष्ट करता है, यानी कि जो शक्ति का अस्तित्व है वो तर्क पर जो हम निर्णय लेते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, उसको भ्रष्ट करता है। ये शब्द किसके हैं? ये हैं इमैनुअल कांट के, और इमैनुअल कांट का प्रभाव फूको के ऊपर पड़ा है, माइकल फूको के ऊपर पड़ा है, और इसी का प्रभाव पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर पड़ा है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षता एक जाल है, ये शब्द किसने कहे? प्रत्यक्षता एक जाल है, ये शब्द माइकल फूको ने कहे। माइकल फूको, मैंने अभी बताया ऊपर कि इमैनुअल कांट का प्रभाव माइकल फूको और पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर पड़ा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर माइकल फूको का काफी अच्छा नाम है, और इन्होंने प्रत्यक्षतावाद की धारणा के द्वारा ये कहा है कि प्रत्यक्षता द्वारा आधुनिक समाज ज्ञान की अपनी नियंत्रणकारी व्यवस्थाओं को व्यवहार में लाता है। इन्होंने कहा कि आधुनिक जो समाज है, जो प्रत्यक्ष तौर पर देखता है, और उससे जो समाज का ज्ञान बनता है, उससे एक नियंत्रणकारी व्यवस्था का जन्म होता है, जो एक्चुअल में व्यवहार में समाज में देखी जाती है। तो इस तरीके से प्रत्यक्षवाद, और इन्होंने ये कहा कि प्रत्यक्षता एक जाल है, जो हम देखते हैं वह एक भ्रम है मात्र और कुछ नहीं है, यानी कि प्रत्यक्षता एक जाल है। और ये शब्द जो है माइकल फूको ने कहे, और माइकल फूको पोस्ट मॉडर्निज्म
थिंकर है। दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है, लेनिन की पुस्तक नहीं है, यानी कि इसके अंदर से एक पुस्तक जो है लेनिन की नहीं है, वो हमें बतानी है। पीपल, स्टेट एंड फियर 1983 ये बैरी बुजान की बुक है, न कि लेनिन की। तो ये बुक है बैरी बुजान की, 1983 के अंदर पीपल, स्टेट एंड फियर बुक बैरी बुजान ने लिखी। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1970 लेनिन की बुक है। व्हाट इज टू बी डन 902 ये भी बुक लेनिन की है। और इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और इसको आप, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है नेट के दृष्टिकोण से और काफी बार इसके अंदर से क्वेश्चन आता है, तो हमें ये याद रखना है कि इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लेनिन की पुस्तक। मार्क्सवाद में लेनिन का योगदान है। दोस्तों आपको पता है लेनिन एक मार्क्सवादी थिंकर है और इन्होंने जो थियरी दी, मार्क्सवाद ने जो थियरी दी, उसका व्यावहारिक रूप जो है लेनिन ने दिया। ऐसा माना गया कि मार्क्सवादी जो थियरीज हैं वो व्यावहारिक नहीं है, इसलिए लेनिन ने अपना योगदान देते हुए जो वर्ग सिद्धांत है, कड़ी सिद्धांत जो है, साम्राज्यवाद का जो सिद्धांत है, और ऊपर उनकी बुक का नाम था इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंपीरियलिज्म जो है, साम्राज्यवाद जो है, कैपिटलिज्म का हाईएस्ट स्टेज है। तो इस तरीके से मार्क्सवाद के अंदर लेनिन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इन्होंने ये सभी जो थियरीज हैं ये दी और मार्क्सिज्म को आगे इन्होंने बढ़ाया है। 9 मार्क्सवादी विचारक हैं। ये सारे के सारे विचारक जो हैं ये 9 मार्क्सवादी थिंकर हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजी, इसका आपको पता है, विल राइट, बिल बैरन और रोजनबर्ग, ये सारे के सारे मार्क्सवादी विचारक हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा थिंकर जो है 9 मार्क्सवादी नहीं है। तो इस तरीके से हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से विचारक जो हैं किस श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं ऊपर जिक्र आपको कर रहा था, बता रहा था कि ये जो थिंकर है ये पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित है, ये आपका जो थिंकर है ये मॉडर्निज्म से संबंधित है। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा इन सारी चीजों को। रोड टू पावर ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये काफी बार आती है। हमें ये बताना है कि ये किसकी पुस्तक है। ये कोटेस्की की बुक है रोड टू पावर, और इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, और इसको ऐसे कैसे क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि रोड टू पावर कोटेस्की की बुक है। दोस्तों कुछ थिंकर दिए हुए हैं और इनका हमें सही मिलान करना है। पॉल बैरन की बुक का नाम है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ 1975। ए डी फ्रैंक, इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। समीर अमीन की बुक का नाम है अनइक्वल डेवलपमेंट, और वॉल्टर रोडने की बुक का नाम है हाउ यूरोप डेवलप्ड अफ्रीका 1972। इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, डेविड कोलमैन ने विकास की विशेषताओं पर बल दिया। ये सभी जो विशेषताएं जो हैं डेविड कोलमैन ने विकास की विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। इसमें आधुनिकीकरण की बात इन्होंने की, राजनीतिक विकास की बात की, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आधुनिक समाज जो है विकास की श्रेणी में आता है और किस तरीके से आधुनिक समाज में चेंज हुआ है। दोस्तों डेविड कोलमैन की बुक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, और इन्होंने अफ्रीकी महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और इन्होंने कहा अर्बनाइजेशन, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, ये सब पश्चिमी देशों की विशेषताएं हैं। अब विकासशील देशों को विकास करना है तो पहले ये सुविधाएं अर्बनाइजेशन, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इनको बेहतर बनाना होगा। और इनकी बुक का नाम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये काफी बार इंपॉर्टेंट है और ये आता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठेंगे और आराम आराम से इस वीडियो को देखिए। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता लगेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्स्टीन की पुस्तक है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1976। इसमें इन्होंने आधुनिक विश्व को समझने की कोशिश की। इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित तौर पर बांटा। इन्होंने
हम कई बार, हम काफी किताबों के अंदर हमने देखा है कोर, अर्ध परिधि और परिधि तक हम ये देखते हैं कि वोल्स्टीन ने कोर, अर्ध परिधि और परिधि के देशों में बांटा, लेकिन बाहर अगर कहीं है तो इन्होंने पूरी दुनिया को 4 भागों में बांटा, कोर, अर्ध परिधि, परिधि और बाहर के देश। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफाइन करते हुए इन्होंने 4 भागों में बांटा, कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी और एक्सटर्नल कंट्रीज यानी कि बाहर के देश। तो कोर के अंदर इन्होंने इंग्लैंड को, फ्रांस को और हॉलैंड को माना है। सेमी पेरिफेरी के अंदर इन्होंने इटली, साउथ जर्मनी और साउथ फ्रांस को माना है। पेरिफेरी के अंदर इन्होंने लैटिन अमेरिकी कंट्रीज को माना है, एशियाई कंट्रीज को माना है, और ये जो एक्सटर्नल कंट्री हैं इनके अंदर इन्होंने रसिया को माना है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्होंने, हम कई बार जब मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं तो हमने यहीं तक देखा है कि कोर, अर्ध परिधि और परिधि, लेकिन बाहर के देशों का भी वोल्स्टीन ने जिक्र किया है और उसके अंदर रसिया है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर के अंदर कौन से देश हैं और सेमी पेरिफेरी के अंदर कौन से देश हैं, पेरिफेरी के अंदर कौन से देश हैं। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है। वोल्स्टाइन के अनुसार अर्ध परिधि के देश जो हैं उनकी विशेषताएं नहीं हैं। तो अधिनायकवादी शासन की बात करते हैं कि इसके अंदर अधिनायकवादी शासन होता है, कल्याणकारी राज्य जो है कम सुविधाएं होती हैं, आयात निर्यात ये दोनों करता है, लेकिन कल्याणकारी राज्य की भावना इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। पूंजीवादी विश्व व्यवस्था का स्रोत नहीं है, इसका उद्गम एशिया में हुआ। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द हैं आंद्रे गुंडर फ्रैंक के। तो इन्होंने कहा था कि पूंजीवादी विश्व व्यवस्था का स्रोत, इसका उद्गम एशिया में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशीकरण व्यवस्था का प्रारंभ था। तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो जापान ने आत्मसमर्पण किया उसी को उपनिवेशीकरण यानी कि डी कोलोनलाइजेशन का प्रारंभ माना जाता है। उपनिवेशवाद को उपनिवेशिक पूंजीवाद के रूप में वर्णित किया। उपनिवेशवाद को औपनिवेशिक पूंजीवाद के रूप में हमजा अल्वी ने औपनिवेशिक पूंजीवाद के रूप में उपनिवेशवाद को वर्णित किया। इसके अंदर एक फ्रेंच फेनन है और ये हमारे यूजीसी नेट में लगा हुआ है। इनकी पुस्तक का नाम है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क 1952 और डी ग्लोबलाइजिंग मैडनेस, ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। उपनिवेशवाद की मौलिक विशेषताएं हैं। उपनिवेशवाद, कोलोनलाइजेशन, आपने बहुत अच्छे से देखा है, कोलोनलाइजेशन को पढ़ा भी होगा। हम तो खुद इसके इंडियन तो खुद इसके भुक्तभोगी रहे हैं, इसलिए ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, विशेषताएं हैं, ये सब इसकी उपनिवेशवाद की विशेषताएं हैं और ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उपनिवेशवाद बनाम गैर उपनिवेशवाद का नारा दिया, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने और इन्होंने कहा था उपनिवेशवाद खत्म करो, और इसलिए उपनिवेशवाद बनाम गैर उपनिवेशवाद का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ब्रेकला ने स्वतंत्रता आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के 3 चरण बताए हैं, वो कौन से हैं? ये ऊपर लिखित सभी चरण जो हैं वो बर्कले ने स्वतंत्रता आंदोलन के बताए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन की अंतरराष्ट्रीय शताब्दी के रूप में स्वीकार किया, तो वो था 1999 से लेकर के 2000 तक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 44वें अधिवेशन में 44 अधिवेशन में यूनाइटेड नेशन महासचिव ने 21वीं शताब्दी को उपनिवेशवाद मुक्त विश्व की घोषणा की थी। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आधुनिक क्वेश्चंस से नई तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया है। इसको आप थोड़ा सा और एलोब्रेट करके समझिए
क्योंकि इस वीडियो के अंदर ज़्यादा एलोबरेट किया नहीं जा सकता, इसलिए क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, हिंट मैंने आपको दिया है, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कीजिए और अपने हाथों से इस क्वेश्चंस को लिखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो दौर है ये सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव होने का है। आप ऑब्जेक्टिव बनिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद फ्रेम कीजिए। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब लिंक है, ये हमारी ईमेल आईडी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर है। आप हमारे इस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको इस पीडीएफ का पासवर्ड, यानी कि प्रोटेक्टेड है ये पीडीएफ, इसका पासवर्ड मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जितना आप मुझे सहयोग करेंगे मेरा मनोबल उतना ज़्यादा बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को फ्रेम करके लेके आऊँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।